आज हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता जो सेमेस्टर 1 के पाठ्यक्रम में रखा गया है। ध्यान देने योग्य बात है कि अभी जो ग्रेजुएशन 4 साल के लिए कर दिया गया है, जिसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तहत ग्रेजुएशन को 4 साल कर दिया गया है, उसमें सेमेस्टर 1 के पाठ्यक्रम में कुछ नए नए पेपर्स, कुछ नए नए कॉमन पेपर को ऐड किया गया है, जिसमें एक नया पेपर इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता, जिसकी हिंदी होती है। आज के कक्षा में हम उद्यमिता पे चर्चा करेंगे। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। कुछ मॉडल प्रश्न जो यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है, इस पे आज कुछ क्वेश्चन विद आंसर, क्वेश्चन का प्रश्न, क्वेश्चन और उसका उत्तर पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ध्यान देंगे, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो मॉडल पेपर, जो मॉडल क्वेश्चंस जारी की गई है, वह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जितनी भी परीक्षाएं सेमेस्टर 1 की हुई है, उसमें अक्सर ये पाया गया है कि मॉडल क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो क्वेश्चन जारी किया गया है, उससे अक्सर क्वेश्चंस ये रहता है। तो आप सेमेस्टर 1 के जितने भी छात्र हों, छात्राएं हैं, इस बात पे ध्यान देंगे कि जो मॉडल क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है, उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। मॉडल क्वेश्चंस भी है प्लस उसका उत्तर भी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। चूँकि ये फर्स्ट सेमेस्टर है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ये पहली परीक्षा है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया कि क्वेश्चन का टाइप क्या होना चाहिए, विद आंसर जारी किया है। इसीलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से अगर इंटरप्रेन्योरशिप की तैयारी के दौरान अगर आप अगर आप इस पोर्शन जो मॉडल सेट है, अगर उसकी तैयारी आप कर लेते हैं, तो एक अच्छी खासी तैयारी आपकी मानी जाएगी और बाकी साइड से आप भी तैयारी कर लीजिए। तो आइए आज के क्लास में हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप, ईटीपी उद्यमिता क्या होती है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो ध्यान देंगे, उद्यमिता होता क्या है, ईटीपी क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसको हम लोग पहले जान लेंगे ये होता क्या है। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस के विषय में चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे, अभी क्या है ना कि अभी अक्सर लोग जॉब के पीछे जाते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई करके कोई बिजनेस, अपना एक स्टार्टअप, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई अपने बलबूते पे एक छोटा सा बिजनेस, एक इनोग्रेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरप्रेन्योरशिप ये जो पाठ्यक्रम में रखा गया है, इसके पीछे ये उद्देश्य है कि मान लिया जाए कि अगर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट पढ़ा लेकिन वो कोई जॉब नहीं कर पाया, तो वो अलग से कुछ कर सके, अलग से कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, कोई एक ऐसा संगठन स्थापित कर सके जो जो आगे जा कर के वो एक मजबूत स्तंभ बना सके, खुद को स्टेबल हो सके। जॉब में ही सब कुछ नहीं रखा है, तो वह बिजनेस किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए। तो इस उद्देश्य से विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता को सेमेस्टर 1 के पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो आइए, तो ये समझ में आया कि मतलब आप किस प्रकार से स्टार्टअप, इनोवेशन, अभिनव कार्य, अगर कोई भी उद्यमिता आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक कार्य स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और उसका एकदम जड़ से, एकदम बिजनेस जो है एकदम निचले स्तर से अगर शुरुआत कर रहे हैं, तो उसको एक इनोवेशन कहा जाता है, अभिनव कार्य कहा जाता है। तो चलिए, आज की कक्षा में हम कुछ प्रश्न से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ अभी जो सेमेस्टर 1 की परीक्षा होगी, उसमें जो प्रश्न का जो पैटर्न है, उसमें 2 तरह का पैटर्न होगा। एक होगा ग्रुप ए, एक क्या होगा, ग्रुप ए। यहाँ आप ग्रुप ये यहाँ दिख रहा है आपको, तो यहाँ ग्रुप ए है और यहाँ पे आपका ग्रुप बी है। बात समझ आ रही है। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी से क्वेश्चन पैटर्न है।
तो ग्रुप ए का जो क्वेश्चंस है वो अनिवार्य है और ग्रुप बी से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है ना। तो आइए हम कुछ प्रश्नों पे बात करेंगे, मेरे साथ बने रहें। मेरे ख्याल से ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा, हम चीज़ों को आसान तरीके से समझाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि अवसर और उद्यमी के बीच किस तरह का संबंध है। दूसरा है विपणन मिश्रण के मुख्य तत्व क्या हैं। तीसरा है बाजार व्यवहार्यता निर्धारण क्या है। व्यवसाय नियोजन क्या है। पट्टेदारी क्या है। उद्यमी पूंजी की परिभाषा दें। व्यवसाय नियोजन का अर्थ एवं अवधारणा पर टिप्पणी करें। तो पहले हम ग्रुप ए के पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद ग्रुप बी के पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम इसका प्रश्न के साथ इसका उत्तर भी देखेंगे। ये अगर आप चाहें तो ये पीडीएफ आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये था ग्रुप ए का कि अवसर और उद्यमी के बीच किस तरह का संबंध होता है। ये पहला प्रश्न है। आप देख रहे होंगे पहला प्रश्न, अवसर और उद्यमी के बीच किस तरह का संबंध होता है। तो उद्यमी क्या है। उद्यमी जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, उसे उद्यमी कहते हैं। और अवसर अपॉर्चुनिटी आपके पास जो ऑफर आता है वही आपका अवसर है। बात समझ आ रही है। तो उद्यमी की भी परिभाषा आती है कि उद्यमी किसे कहा गया है। तो उद्यमिता का जो कर्ता होता है, जो स्टार्टअप करता है, कोई बिजनेस को शुरुआत करने वाला कोई जो व्यक्ति होता है, तो उसी व्यक्ति को उद्यमी कहा गया है ना। तो आइए अवसर और उद्यमी के बीच किस तरह का संबंध होता है। अवसर मतलब जो व्यक्ति उद्यमी मतलब जो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है और उस व्यक्ति के पास जो ऑफर आता है, जो अवसर आता है, वो दोनों के बीच किस तरह का संबंध होता है, प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न ये पूछा गया है। तो अवसर और उद्यमी के बीच किस तरह का संबंध होता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ लिखा है कि अवसर और उद्यमी के बीच आत्मा और शरीर के जैसा संबंध होता है, प्राण और शरीर के बीच के जैसा संबंध होता है। जैसे एक प्राण और शरीर के बीच का संबंध होता है, हाँ, एक प्राण और शरीर के बीच का संबंध होता है, वैसे ही अवसर और उद्यमी के बीच का संबंध होता है। जिस प्रकार से एक शरीर से प्राण निकल जाए तो वो शरीर निरर्थक हो जाए, और प्राण तभी अस्तित्व में आता है। प्राण आत्मा की वैल्यू तभी होती है जब वो किसी शरीर में इंटर करता है। बात समझ रही, जब किसी शरीर में प्रवेश करता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से प्राण और शरीर के बीच का संबंध है, उसी प्रकार से अवसर और उद्यमी के बीच का संबंध होता है। अगर एक उद्यमी व्यक्ति के पास अगर अवसर ना मिले, उसके पास अपॉर्चुनिटी ना आए, तो वो उद्यमी किसी काम का नहीं। और ऑफर जब तक उद्यमी व्यक्ति के पास ना आए, तब तक ऑफर का भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। जिस प्रकार एक शरीर और आत्मा, जिस प्रकार आत्मा और प्राण एक ही है यहाँ पे, तो जिस प्रकार शरीर में जब तक आत्मा होती है तब तक शरीर काम देगा। आत्मा जैसे ही उससे निकल जाती है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, शरीर को लोग मट्टी मानने लगते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से आत्मा और शरीर के बीच का संबंध होता है, उसी प्रकार अवसर और उद्यमी के बीच संबंध होता है। मेरे ख्याल से ये शॉर्ट आंसर है। तो ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। बात समझ आई। दूसरा प्रश्न है आपका, विपणन मिश्रण के मुख्य तत्व क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका ये प्रश्न, विपणन मिश्रण के मुख्य तत्व क्या है। विपणन मतलब मार्केटिंग, विपणन का मतलब मार्केटिंग, और मार्केटिंग मिश्रण है ना। विपणन मिश्रण के मुख्य तत्व क्या है। तो इसमें कुछ तत्व हैं। तो मार्केटिंग का मुख्य तत्व क्या है, मार्केट के मुख्य तत्व क्या हैं, ध्यान देंगे। ये बिल्कुल व्यवहारिक है। अगर आप ये पेपर ईटीपी जो पेपर है, ये बिल्कुल आप इसको दैनिक जीवन में देखते हैं, इस पेपर को आप दैनिक जीवन में देखते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि आप इसको लिखें कैसे। बहुत सारी
छात्रों के पास ये समस्या है कि इसमें क्या पढ़ना है, तो आप घबराएं नहीं, बहुत ही आसान पेपर है। बस आपको ज़रूरत है अपडेट होने की, तो ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, विपणन मिश्रण के मुख्य तत्व क्या हैं? तो विपणन मिश्रण के मुख्य तत्व, पहला यहाँ पे उत्पाद लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा? उत्पाद। उत्पाद का मतलब कोई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कोई वस्तु। तो मार्केट में सबसे पहले वस्तु एक तत्व है। दूसरा है उसका वस्तु है तो उसका एक मूल्य भी होना चाहिए। बात समझ आ रही है? दूसरा क्या है? मूल्य। मूल्य मतलब प्राइस, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का सही मूल्य है, तो मार्केटिंग के जो मुख्य तत्व में कौन कौन है? एक पहला वस्तु, जो प्रोडक्ट है सो। दूसरा है मूल्य, मूल्य मतलब प्राइस, ठीक है। और उसका महत्व, मूल्य, मूल्य दो दो तरह होता है। एक मूल्य है ना, उसका प्राइस, और दूसरा एक महत्व। तीसरा है स्थान, ठीक है, संवर्धन एवं स्थान। क्या है? स्थान। स्थान मतलब कि जो मार्केटिंग, आप जहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आप उस चीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हैं, वह स्थान कैसा है, वह स्थान सही जगह पे है या नहीं है। अगर मार्केट सही जगह पे हो तो मार्केट स्थान पे डिपेंड करता है। अब मार्केट, आप इस वैसी जगह पे आप मार्केटिंग कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक, ज़्यादा जनसंख्या नहीं रहती हो, तो वहाँ मार्केटिंग आपको फ्लॉप कर जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए कोई एक साइड साइड एरिया में आप जाके मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। वो आपका जो भी बिजनेस है वो धीरे धीरे डूबने के कगार पे आ जाएगा। तो तीसरा तीसरा जो स्थान है संवर्धन। संवर्धन मतलब इन बढ़ना, संवर्धन मतलब बढ़ना। स्थान मतलब आप जहाँ मार्केटिंग कर रहे हैं वो स्थान होना चाहिए। अथवा भौतिक वितरण। भौतिक वितरण मतलब वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, भौतिक मतलब कोई भौतिक पदार्थ, जो फिजिकल्स कंपोनेंट जो होता है वो हो गया। तो विपणन मिश्रण, विपणन मिश्रण मतलब मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? तो उसमें आपका आ गया उत्पाद मतलब कोई वस्तु। दूसरा उत्पाद जो कोई प्रोडक्ट है सो। तीसरा हो गया आपका, दूसरा हो गया मूल्य मतलब प्राइस। तीसरा हो गया स्थान, और चौथा भौतिक वितरण। मतलब वो अथवा में करके दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि विपणन मिश्रण के मुख्य तत्व क्या हैं, तो आप इसको नोट कर लेंगे। दूसरा, पहला प्रोडक्ट मतलब कोई वस्तु। मार्केटिंग में वस्तु रहेगा तब ना। मार्केटिंग में जैसे सब्जी हो गया, फल फ्रूट हो गया, जो भी मार्केटिंग डिमांड वस्तु हैं वो होना चाहिए। पहले दूसरी बात, उसका आपका स्थान अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तीसरा उसका मूल्य। अगर मान लिया जाए कि आपका स्थान बहुत अच्छा है, आप मार्केटिंग एकदम दुकान अगर आप कहीं खोले हैं तो वहाँ आप बहुत अच्छा जगह है, लेकिन अगर आप उसका एक्यूरेट मूल्य नहीं रखेंगे, उसका प्राइस आप ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे, तो भी आपकी मार्केटिंग नहीं चलेगी, है ना। अकॉर्डिंग टू डिमांड, उसका डिमांड क्या है उसी के अनुसार आप अपना मूल्य बढ़ाएं। तो तीन वस्तु इसमें, उत्पाद, पहले प्रोडक्ट, मूल्य, संवर्धन और भौतिक वितरण, ये विपणन मिश्रण के मुख्य तत्व हैं। उसके बाद आप आइए नेक्स्ट, बाजार व्यवहार्यता। व्यवहार्यता निर्धारण क्या है? ध्यान देंगे। बाजार, बाजार, बाजार का व्यवहार्यता मतलब मार्केटिंग बिहेवियर का निर्धारण करें। बात समझ आ रही है कि बाजार के व्यवहार को निर्धारण कैसे किया जाता है? बात समझ आ रही है? बाजार व्यवहार्यता निर्धारण क्या है? व्हाट इज़ द मार्केट फैसिबिलिटी असेसमेंट? बात समझ में आ रही है? तो तीसरा जो शॉर्ट आंसर में लिखना है कि बाजार व्यवहार्यता निर्धारण क्या है। ध्यान देंगे, बाजार का जो व्यवहार है, उसका जो मार्केटिंग बिहेवियर को कैसे निर्धारण किया जाता है ना। तो मार्केटिंग बिहेवियर को निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे, सबसे पहले हम किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, इसका मतलब क्वेश्चन का मीनिंग पहले आप समझें। यहाँ लिखता है कि बाजार व्यवहार्यता का निर्धारण क्या होता है, उसको बाजार का मार्केटिंग बिहेवियर को निर्धारण आप कैसे करें। तो सबसे पहले मार्केटिंग बिहेवियर का निर्धारण करने के लिए क्या होता है कि मार्केटिंग का डिमांड पहले देखिए आप, है ना। मार्केटिंग का डिमांड देखिए कि मार्केट में किस चीज़ का डिमांड हो रहा है।
मार्केट में किस चीज़ का डिमांड हो रहा है, जिस चीज़ का डिमांड अधिक हो रहा है आप उसी चीज़ को ज़्यादा बनाएं, है ना। जिस चीज़ का डिमांड आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है उसी वस्तु का आप निर्माण करें। तो ये भी इसका एक व्यवहार का निर्धारण होता है। अगर किसी वस्तु का डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो उसका प्राइस आप कम कर दें, है ना। बात समझ आ रही है। तो मार्केटिंग बिहेवियर इसी तरह नहीं किया जाता है। मार्केटिंग का जो व्यवहार होता है, बाजार का जो व्यवहार होता है उसको इसी तरह नियंत्रण किया जाता है। तो यहाँ पे लिखता है कि बाजार व्यवहारिया निर्धारण करते समय हम उत्पादों के लिए बाजार का निर्धारण करते हैं। हम उत्पादों के लिए बाजार का निर्धारण करते हैं और इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि हम जो उत्पाद मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का मार्केट में क्या वैल्यू है, उस प्रोडक्ट का मार्केट में क्या वैल्यू है, उसका कितना डिमांड है। अगर उसका डिमांड धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो हम उसका निर्माण कम करेंगे, है ना। और देखेंगे कि अगर इस दौरान हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में हम ये देखेंगे कि पुराने जो उत्पाद हैं, पुराने जो मटेरियल हैं, जो पुराने उत्पाद हैं, जो पुरानी वस्तु जो मार्केट में हम लाए हैं वह वस्तु का क्या योगदान रहा और नए वस्तु जो हम बनाएंगे उस वस्तु का भी पुराने वस्तु के साथ क्या अंतर रहा, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो कहने का मतलब हुआ बाज़ार मार्केटिंग बिहेवियर जो मार्केट फैसिलिटी जो है उसका निर्धारण हम अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग डिमांड मतलब मार्केट डिमांड के अनुसार हम उसका निर्धारण करते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, व्यवसाय नियोजन क्या है ना। क्या है व्यवसाय नियोजन? व्यवसाय नियोजन क्या है? तो व्यवसाय नियोजन का पहले इसका इंग्लिश देखें, व्हाट इज बिजनेस प्लानिंग। व्यवसाय नियोजन क्या है? नियोजन मतलब प्लानिंग। आप बिजनेस करेंगे तो उसके पीछे क्या प्लानिंग करेंगे, है ना। तो उस प्लानिंग को डिफाइन करना कि नियोजन क्या होता है। आप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उसका नियोजन क्या है, उसका प्लानिंग कैसे करेंगे आप, और नियोजन होता क्या है इस पे बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, नियोजन बोला जाता है ये एक रिटेन स्क्रिप्ट होता है या एक लिखित विवरण होता है। नियोजन क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, ये एक लिखित विवरण होता है ना। ये क्या होता है, लिखित विवरण। लिखित विवरण जिसमें ये स्पष्ट किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि एक उद्यमी व्यक्ति क्या करने वाला है, उद्यमी व्यक्ति क्या करने वाला है और वह कैसे करेगा। जैसे मान लिया अगर आप कोई बिजनेस करेंगे तो बिजनेस का प्लानिंग कैसे करेंगे, बिजनेस का प्लानिंग आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक योजना बनाएंगे, एक प्लानिंग करेंगे। तो योजना क्या है, एक लिखित विवरण है। ये एक लिखित विवरण है जिसमें आप पूरी प्लानिंग लिखते हैं कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, जो मैं करना चाहता हूँ उसको कैसे मैं प्राप्त करूँगा। इन सभी चीज़ों का उल्लेख होता है व्यवसाय नियोजन में, बिजनेस प्लानिंग में। तो ये आसान सी बात है कि बिजनेस प्लानिंग क्या है, व्यवसाय नियोजन क्या है। एक लिखित विवरण है जिसमें आप ये उस विवरण में आप ये वर्णन करते हैं कि आप क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं और उससे क्या क्या लाभ होने वाला है और उससे क्या क्या हानि होने वाली है। तो यही आपका व्यवसाय नियोजन है। बात समझ आ रही है। तो बिजनेस प्लानिंग यही कहलाता है। तो व्यवसाय नियोजन अगर शॉर्ट आंसर लिखने आएगा तो आप ये लिख देंगे। तो इस प्रकार से एक का डी नंबर का जो आंसर है वो आपका क्लियर हो गया। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पट्टेदारी क्या है? पट्टेदारी क्या है? हाँ, पट्टेदारी पट्टेदारी किसे कहते हैं? पट्टेदारी मतलब एक समझौता। पट्टेदारी क्या है? तो अगर ये ऐसा था, व्हाट इज लीजिंग, है ना। पट्टेदारी क्या है? तो आइए इस पे देखते हैं।
तो यहाँ लिखता है कि पट्टेदारी एक प्रकार का समझौता है, एक प्रकार का समझौता है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई एक नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक नई क्या कहते हैं, एक संगठन का स्थापना करना चाहते हैं, कहीं आप मान लीजिए कि कहीं दुकान खोलना चाहते हैं, कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप समझौता करेंगे। समझौता किससे करेंगे? जैसे आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के दौरान आप बहुत किन्हीं को क्या है कि किसी जगह को आप लेंगे, कोई स्थान को आप अपने अंडर में लेना चाहते हैं कि नहीं हम इस स्थान में बिजनेस करने वाले हैं, तो वह स्थान तो आपका है नहीं, वह जगह तो आपका है नहीं, तो वो उस जगह के जो मालिक हैं, वह स्थान का जो मालिक है, उससे आप समझौता करेंगे कि मैं आपका ज़मीन 15 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए लेना चाहता हूँ। बात समझ आ रही है ना? तो आप क्या करेंगे, उससे एक समझौता करेंगे। तो ये इसी को पट्टेदारी कहा जाता है ना? उसकी संपत्ति को आप यूज़ करेंगे और उसके इसके बदले आप उसको कुछ धन संपत्ति देंगे, आप उससे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। बात समझ आ रही है? तो यही है आपका पट्टेदारी। पट्टेदारी मतलब एक समझौता। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने के लिए अगर कोई वस्तु आपको कुछ ज़रूरत है और वो वस्तु आपके पास नहीं है और आप उसको कुछ दिन के लिए किसी से लेना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति से आप समझौता करेंगे और इसी को पट्टेदारी कहलाता है। यहाँ लिखता है जिसके अंतर्गत संपत्ति का स्वामी, अगर कोई संपत्ति है उसका स्वामी, उसका मालिक से आप बात करेंगे और वह मालिक आपको वह संपत्ति दे देगा और आपसे कुछ निवेश के रूप में आप उसको कुछ पैसा वगैरह या धन दौलत कुछ ऐसा देंगे। बात समझ आ रही है? या फिर उसका कुछ अपना जो आपको लाभ होगा उसका कुछ हिस्सा आप उसको देते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट आंसर जो ग्रुप ए के दौरान अवसर और उद्यमी के बीच किस तरह का संबंध है, दूसरा विपणन मिश्रण के मुख्य तत्व क्या हैं, और तीसरा बाजार व्यवहार्यता निर्धारण क्या है, और व्यवसाय नियोजन क्या है, पट्टेदारी क्या है। तो इस प्रकार से जो पहला प्रश्न है जिसमें शॉर्ट आंसर लिख देना है, ये हो गया। बात समझ में आई? मेरे ख्याल से ये जो शॉर्ट आंसर है ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे उद्यमी पूंजी। ये तो पूंजी क्या है ये तो सबको पता है। उद्यमी पूंजी अगर आता है तो आप उसको अच्छे से समझा देंगे और उद्यमी पूंजी क्या है इस पर एक बार हम लोग फिर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और देखेंगे कि उद्यमी पूंजी क्या है। तो सबसे पहले उद्यमी पूंजी अगर प्रश्न आता है तो पूंजी क्या है ये सबको पता है, लेकिन लिखना कैसे है ध्यान देंगे। अगर ये पीडीएफ की बात है तो पीडीएफ आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे मिल जाएगी। पीडीएफ आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहाँ जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं विनोबा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे पूंजी, उद्यमी पूंजी क्या है? तो उद्यमी पूंजी सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि उद्यमी पूंजी दो शब्द से मिलकर बना है। पहला आपका उद्यमी, दूसरा आपका पूंजी। पहला उद्यमी, दूसरा आपका पूंजी। उद्यमी मतलब क्या होता है? उद्यमी मतलब जो उद्यमिता का जो करता है। उद्यमिता मतलब बिजनेस करने वाला जो व्यक्ति है। उद्यमी जो उद्यमिता कार्य को करना चाहता है, जो स्टार्टअप करना चाहता है, जो इनोवेशन करना चाहता है, जो अभिनव कार्य करना चाहता है, उसे उद्यमी कहेंगे। पूंजी एक प्रकार का साधन है। पूंजी क्या है? एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा वो सभी संसाधनों को प्रयोग कर सकता है। तो पूंजी जो पैसा, अगर मान लीजिए कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने में आपके पास एक बड़े पैसा होना चाहिए, या फिर अगर आप छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है, आपके पास पैसा बहुत कमी है, तो आप एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मतलब पैसे के अनुसार आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो उद्यमी पूंजी की परिभाषा दें तो कुछ नहीं, आप पूंजी का मीनिंग समझ रहे हैं। अब उसी बात को यहाँ पे पूरे बारीकी से समझाया गया है।
है ना, कि उद्यमी पूंजी क्या है। तो पूंजी एक ताकत है, पूंजी एक ताकत है जिसके मदद से हम नवीकरण करने वाले उद्यमी पूंजीपतियों से हाथ मिलाकर, है ना, संगठन स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पूंजी है, तो आप बड़े बड़े लोगों से हाथ मिला सकते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से आप हाथ मिला सकते हैं। तो पूंजी क्या है, एक ताकत है। पूंजी क्या है, एक ताकत है जिसके द्वारा आप बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ हाथ मिला सकते हैं, बड़े बड़े लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं पूंजी के द्वारा। तो पूंजी मतलब पैसा। अब उसी चीज़ को पूंजी किस किस रूप में तो बोला जाता है, पूंजी एक ताकत है ना, पूंजी एक ताकत है। दूसरा बात आगे हम देखेंगे, फिर आगे लिखता है, दूसरे शब्दों में उद्यमी पूंजीपति तथा उद्यमी हिस्सेदारी के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, वेरी गुड। इसी बात को यहाँ लिखता है, उद्यमी पूंजीपति एवं उद्यमी हिस्सेदारी के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, हिस्सेदारी के रूप में कार्य करता है। अगर आपके पास पूंजी है तो आप, या फिर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप दूसरे से पूंजी लेंगे और अपने बिजनेस का उसको हिस्सा देंगे, है ना। तो इस प्रकार से पूंजी क्या है, आपका एक हिस्सेदारी, है ना। और यहाँ पे फिर हम इसके आगे बात करें तो यहाँ पे फिर लिखता है कि उद्यमी पूंजी एक सक्षम तंत्र है। उद्यमी पूंजी एक सक्षम तंत्र है जिसके द्वारा नवनिर्माण उद्यमिता को उद्यमी पूंजीपति द्वारा स्थापित किया जा सकता है। ध्यान देंगे क्या लिखता है कि उद्यमी पूंजी एक सक्षम तंत्र है जिसके द्वारा आप नवनिर्माण उद्यमिता, नवनिर्माण मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन एंटरप्रेन्योरशिप को उद्यमी पूंजीपति के द्वारा स्थापित किया जाता है। एक विद्वान है जिसके द्वारा पूंजी, उद्यमी पूंजी क्या है उसकी उसकी परिभाषा दी गई है। तो ये विद्वान का नाम है आपका क्या है, विद्वान का नाम I.M. पांडे के अनुसार उद्यमी पूंजी एक निवेश है। देखिए, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। क्या क्या लिखता है, उद्यमी पूंजी एक निवेश है, एक इन्वेस्टमेंट है जो साधारण, अर्ध साधारण, कई बार सीधे उधार और शर्तियों जैसे ब्याज तथा मूल चुकाना जब बिक्री शुरू हो जाए के रूप में होता है। मतलब उद्यमी पूंजी जो है आपका एक निवेश है जो कई बार ब्याज के रूप में होता है, कई बार साधारण के रूप में होता है, कई बार अर्ध साधारण के रूप में होता है, कई बार उधार के रूप में होता है। तो इस प्रकार से आपका उद्यमी पूंजी आप ये लिख सकते हैं। कहने का मतलब पूंजी क्या है आप उसको देख लेंगे। और यहाँ पे जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसको चीज़ों को यहाँ लिखा हुआ है, नोट्स भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ करके कुछ कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए और कुछ कुछ चीज़ें फिर आप याद कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है, व्यवसाय नियोजन का अर्थ, मतलब बिजनेस प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है ना। बिजनेस प्लानिंग, व्यवसाय नियोजन का अर्थ और अवधारणा पर टिप्पणी करें। व्यवसाय नियोजन का अर्थ और अवधारणा पर टिप्पणी करें, मतलब बिजनेस प्लानिंग का मीनिंग क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है ना। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस प्लानिंग। देखिए, कॉन्सेप्ट और मीनिंग दोनों में अंतर होता है। कॉन्सेप्ट और मीनिंग में, इसीलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे व्यवसाय नियोजन का अर्थ और अवधारणा यहाँ पे ये किया गया है। तो इसके पहले एक प्रश्न था व्यवसाय नियोजन, ये प्रश्न आपका है व्यवसाय नियोजन क्या है, उसी प्रश्न को थोड़ा विस्तार करके लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे व्यवसाय नियोजन का अर्थ और अवधारणा, है ना। ध्यान देंगे तो व्यवसाय नियोजन बिजनेस प्लानिंग क्या है, तो मैंने ये पहले कहा था यह एक लिखित विवरण है, या एक लिखित, यहाँ पे प्रपत्र लिखता है कि यह एक लिखित विवरण है, यह एक स्क्रिप्ट, रिटेन स्क्रिप्ट है, यह एक क्या है, रिटेन स्क्रिप्ट है जिसमें ये उल्लेख रहता है कि आप कार्य को कैसे करेंगे, जिसमें आपका अंदर की बातें और बाहर की बातें दोनों तरह का वर्णन है। व्यवसाय नियोजन एक प्रकार का लिखित प्रपत्र है, एक प्रकार का
रिटन स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट में, उस पत्र में ये सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है कि आप कैसे कैसे बिजनेस करेंगे, क्या क्या आपको परेशानी होगी, किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, आप उससे आपका क्या लाभ होगा, क्या क्या हानि होगी, आप स्टार्ट कैसे करेंगे, कितने पैसे की आवश्यकता होगी, कितने लोग, कितने मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रही है? तो बिजनेस प्लानिंग में सारी चीज़ें वो चीज़ उल्लेख होता है। बिजनेस प्लानिंग, जो प्लानिंग अगर आप करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें उल्लेख किया जाता है। फिर से ध्यान देंगे कि व्यवसाय नियोजन एक लिखित प्रपत्र है, व्यवसाय नियोजन एक रिटन स्क्रिप्ट है। ये एक कॉपी में, एक पेज में एक प्लानिंग किया हुआ रहता है, एक योजना बनाई हुई रहती है कि आप बिजनेस कैसे करेंगे। और उसमें, उस प्रपत्र में अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की बातें उल्लेख होता है कि इसका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, इसमें कितनी पैसे की आवश्यकता होगी, इसमें मानव कितने लोगों की आवश्यकता होगी, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कितने मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, और उससे क्या क्या लाभ होगा, और उसमें किन किन चीज़ों से हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, इस चीज़ का उल्लेख किया हुआ रहता है। ध्यान देंगे, नीचे कुछ पॉइंट लिखा हुआ रहता है कि व्यवसाय नियोजन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। तो व्यवसाय नियोजन जैसे प्लानिंग आप बनाते हैं तो उसके लिए आपका क्या उद्देश्य रहता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो यहाँ बोला जाता है निर्देश प्रदान करना। पहला क्या लिखता है, निर्देश प्रदान करना। निर्देश प्रदान करना मतलब अगर आप एक पूरी तरह से प्लानिंग कर लेंगे कि मैं इस काम को इस प्रकार से करूँगा, तो उसी के अनुसार आप किसी को निर्देश प्रदान कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप किसी को निर्देश दे पाएंगे, किसी को ऑर्डर दे पाएंगे नहीं, है ना। अगर आप किसी काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर मान लें कि आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पूरी तरह से प्लानिंग कर लें कि आपको कौन सब्जेक्ट को कौन सा दिन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये अगर मान लीजिए कि आप एक दुकान खोलना चाहते हैं, है ना, तो अगर उसमें आप खोलना चाहते हैं और धीरे धीरे आप उससे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस छोटी सी एक दुकान के माध्यम से, तो उसमें एक आप पूरी प्लानिंग कर चुके होते हैं कि मैं कैसे कैसे क्या करूँगा। तो उसी उसी के अनुसार आप इंस्ट्रक्शन, किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। दूसरी बात है कि उस प्रपत्र में उसके लिखने के पीछे ये है कि उसका दूसरा जो उद्देश्य है कि चरण दर चरण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना, कि उस जो लिखित प्रपत्र है, उस जो बिजनेस प्लानिंग है, उसमें पूरे स्टेप वाइज स्टेप रूपरेखा तैयार होती है ना। स्टेप वाइज स्टेप रूपरेखा तैयार होती है कि पहला स्टेप में मैं ये करूँगा, दूसरा स्टेप में मैं ये करूँगा, तीसरा स्टेप में ये करूँगा। किसी भी काम को अगर आप स्टेपली वे में करते हुए जाएंगे तो आपका वो जो बिजनेस है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तीसरा उद्देश्य है कि अगर आप बिजनेस प्लानिंग करने का क्या उद्देश्य है, वो प्लानिंग आप कर रहे हैं, उसको आप लिख रहे हैं प्लान को, तो उसमें बोला जाता है कि जो वो प्लानिंग, लेकिन आप प्लानिंग तो बनाएं लेकिन आपके पास पैसा नहीं, तो आप किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो उस व्यक्ति को जाकर के आप क्या करेंगे, उस प्लानिंग को दिखाएंगे तो वो आपको पैसा देगा। मतलब वो इस इन्वेस्टमेंट के लिए इस प्लानिंग को जब वो देखेगा, अच्छे से समझेगा, तो वो जो निवेशक है, वो इन्वेस्टमेंटर है ना, वो जो इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति है, वो आपके इस प्लानिंग में, आपके इस कार्य में पैसा निवेश करेगा, धन का निवेश करेगा। तो यहाँ जो प्लानिंग बना किया जाता है तो उसके पीछे ये उद्देश्य होता है, जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं, है ना, ऋण प्रदान करने वाले, अगर हम किसी से कर्ज लेंगे तो उस वो कर्ज तभी देगा
जब आप उसको अपना प्लानिंग दिखाएंगे, जब आप उसको वो रिटन स्क्रिप्ट प्लानिंग जो है जब आप उसको दिखाएंगे, उसको समझाएंगे, तो वो खुश हो जाएगा। वो देखेगा हाँ मतलब आप प्लानिंग आपका ठीक है, आप सही सही बिजनेस कर सकते हैं, तब वो आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट है ऋण प्रदान करने वालों एवं निवेशकों को आकर्षित करना। उसका उद्देश्य ये है कि अगर आप बिजनेस प्लानिंग अगर आपका अच्छा है, तो बड़े बड़े जो निवेशक हैं, निवेशक मतलब जो इन्वेस्टर हैं, है ना, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो आपकी प्लानिंग को देखेगा और वो चाहेगा कि नहीं मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहूँगा। तो इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े पैसा देने वाले जो ऋणदाता हैं, वो आपकी प्लानिंग को देखेगा और वो आपकी प्लानिंग की ओर आकर्षित होगा। और इसमें क्या है कि इससे तीसरा चौथा पॉइंट जो है उपक्रम उपक्रम के साथ जुड़े समस्त पहलुओं का विवरण तैयार करना। कि इस प्लानिंग के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान जो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, अलग अलग जो पहलू हैं, उन सभी पहलुओं को तैयार किया जाता है बिजनेस प्लानिंग में। उसके बाद जितने भी क्रियान्वयन हैं, दिशा निर्देश हैं जो जारी की जाती हैं, वो इस सभी व्यवसाय नियोजन बिजनेस प्लानिंग में सारी चीज़ें बताई जाती है। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है कि व्यवसाय नियोजन का अर्थ एवं अवधारणा पर टिप्पणी करें, तो इसमें व्यवसाय नियोजन मतलब बिजनेस प्लानिंग। और बिजनेस प्लानिंग क्या है, तो ये एक रिटेन स्क्रिप्ट है। कहने का मतलब अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो ओवरऑल आप एक बिजनेस, आप अगर ओवरऑल आप एक प्लानिंग करेंगे हैं, और उस प्लानिंग को आप किसी पेज में लिखेंगे, आप उसको आप किसी चीज़ में लिख लेंगे कि नहीं हम ये करेंगे। तो वही बोला जाता है कि व्यवसाय नियोजन क्या है, तो बोला व्यवसाय नियोजन एक लिखित प्रपत्र है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल, बिजनेस के एक्सटर्नल एवं इंटरनल सभी तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। उससे क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, कितनी पैसे की आवश्यकता होती, क्या क्या स्टेप्स होगा। और इसका उद्देश्य भी ये होता है कि वह प्लानिंग इस प्रकार से हो कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो आपकी प्लानिंग को देख करके आपकी ओर आकर्षित हो। बात समझ में आई। इसी प्रकार से एक साउथ इंडियन में एक मूवी है इसमें एक लड़की जो है जो चाय का बिजनेस करना चाहती है ना। एक लड़की जो है वो चाय का बिजनेस करना चाहती है, लेकिन वो प्लानिंग बना करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास वो जाता है और अपना प्लानिंग को दिखाता है कि आप चाय बनाएं, है ना। वो हीरोइन का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो लड़की जो है सारा जॉब करना छोड़ देती है, लेकिन बिजनेस करना चाहती है। तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास जाती है वो लड़की, और अपना प्लानिंग दिखाती कि आप कॉफ़ी ना बेच करके इंडियन टी, है ना, इंडियन चाय, इसकी बिजनेस करें। लेकिन नहीं, कोई कम, जो शायद इसकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, तो बड़े बड़े पूंजीपति जो थे इसको एक्सेप्ट नहीं किए। तो हुआ क्या कि वो खुद से एक स्टॉल बनाती है, एक कॉलेज के बगल में एक छोटी सा स्टॉल बनाती है, उसी में चाय बनाना स्टार्ट करती है। और धीरे 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 देखिए, धीरे 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 कितना अच्छे से फिर वो उसका एक अपना एक अलग अलग जगह पे उसका ब्रांच खुल जाता है ना। तो ये बात है। तो यही है इनोवेशन, और यही है उद्यमिता, यही है इंटरप्रेन्योरशिप। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 की जो जितनी सारी पार्ट ए का जितना सारा क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये था आपका इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के ग्रुप ए का डिस्कशन। इसको आप देखिए और बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान देंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं यकीन देता हूँ कि इससे प्रश्न आना ही आना है। इस मॉडल सेट से प्रश्न आएगा ही आएगा, इसलिए इसको अच्छे से बारीकी से आप तैयार कर लें। और बात रह गई समझाने की, तो मैं समझा दिया हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस प्रकार से समझे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।